विलयन। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। नींबू का रस, शरबत, कोक, पेप्सी इत्यादि विलयन के सभी उदाहरण हैं। विलयन सामान्यतः दो घटकों से बना होता है, जैसे विलेय और विलायक। आइए क्रियाकलाप की सहायता से व्याख्या करें। एक बीकर में जल की कुछ मात्रा लीजिए और इसमें लवण मिलाइए। विलयन को हटाइए और अवलोकन कीजिए। हम अवलोकन करते हैं कि लवण इसमें घुल गया है। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी विलयन में एक विलायक और एक विलेय इसके घटकों के रूप में होते हैं। विलयन का घटक जो अन्य घटक को इसमें घोल देता है, जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, वह विलायक कहलाता है। विलयन का यह घटक आमतौर पर कम मात्रा में होता है, जो विलायक में घुल जाता है। उसे विलेय कहते हैं। अब इसमें और अधिक लवण मिलाइए। आप क्या अवलोकन करेंगे? हम अवलोकन करेंगे कि अब और अधिक विलेय इसमें नहीं घुलता है। इस प्रकार विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। संतृप्त विलयन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि किसी विशेष तापमान पर कोई विलयन जिसने उतना विलेय घोल दिया हो जितना घोलने में सक्षम हो, तो इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अन्य शब्दों में, जब किसी दिए तापमान पर किसी विलयन में और अधिक विलेय को घोला ना जा सके, तो इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। इस तापमान पर संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलेयता कहते हैं। यदि किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा संतृप्तता स्तर से कम हो, तो इसे एक असंतृप्त विलयन कहते हैं। निलंबन एवं कोलाइडल विलयन। विलयन को कणों के आकार के आधार पर वास्तविक विलयन, निलंबन विलयन एवं कोलाइडल विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए इसे एक गतिविधि द्वारा समझते हैं। 3 बीकर लीजिए एवं इन पर A, B, C लेबल लगाइए। अब बीकर A में एक स्पैचुला भरकर कॉपर सल्फेट डालिए। बीकर B में चॉक पाउडर डालिए एवं बीकर C में दूध की कुछ बूंदें डालिए। अब तीनों बीकर में पानी डालिए एवं कांच की छड़ द्वारा अच्छी तरह से मिलाइए। सभी बीकर्स को देखें। आप देखेंगे कि बीकर A में सभी कण समान रूप से वितरित हैं तथा इनके मध्य कोई सीमा नहीं है। कणों का आकार भी इतना छोटा है कि इन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। ऐसा विलयन वास्तविक विलयन कहलाता है। इसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। बीकर B में विलयन के कणों का आकार इतना बड़ा है कि इन्हें नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। यह विलयन विषमांगी प्रकृति का है। ऐसा विलयन निलंबन विलयन कहलाता है। इस विलयन के कणों का आकार 100 नैनोमीटर से भी अधिक होता है। बीकर C में आप देखेंगे कि विलयन के कणों का आकार इतना छोटा है कि इन्हें नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इन कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है एवं विलयन की प्रकृति विषमांगी होती है। ऐसा विलयन कोलाइडल विलयन कहलाता है। अब इन मिश्रण को कुछ मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि बीकर B में कण बीकर के तल में नीचे बैठ गए हैं, लेकिन अन्य 2 बीकरों में ऐसा नहीं हुआ है। बीकर A एवं B का विलयन आसानी से एक साधारण फिल्टर पत्र द्वारा छाना जा सकता है, लेकिन कोलाइडल को अपकेंद्रण विधि द्वारा छाना जाता है। वास्तविक विलयन के कण साधारण फिल्टर पत्र में पार चले जाते हैं। कोलाइडी विलयन ब्राउनियन गति प्रदर्शित करता है, जिसमें सूक्ष्म कणों द्वारा अनियमित एवं जिगजैग गति प्रदर्शित की जाती है, लेकिन वास्तविक एवं
निलंबन विलयन के कण ब्राउनियन गति प्रदर्शित नहीं करते। अब 3 बीकरों पर प्रकाश की किरणें डालते हैं। क्या प्रकाश को बीम का पथ दिखाई देता है? हाँ, बीकर सी में प्रकाश का पथ दिखता है। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। अन्य बीकर प्रकाश की बीम पर कोई प्रभाव नहीं डालते। इस गतिविधि द्वारा हमने वास्तविक विलयन, निलंबन एवं कोलाइडल विलयनों के कुछ गुणों को समझा। आइए वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन एवं निलंबन विलयन के गुणों को सार रूप में देखते हैं। मिश्रण का पृथक्करण। आइए क्रियाकलाप की सहायता से व्याख्या करें। आधा बीकर जल लें। बीकर के मुख पर एक वॉच ग्लास रखिए। वॉच ग्लास पर स्याही की कुछ बूंदें डालिए। अब बीकर को गर्म करना प्रारंभ कीजिए। हम स्याही को सीधे ही गर्म करना नहीं चाहते हैं। आप देखेंगे कि वॉच ग्लास से वाष्पीकरण घटित हो रहा है। वाष्पीकरण होना तथा गर्म करना जारी रखिए और जब आप वॉच ग्लास पर आगे कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं तो गर्म करना रोक दीजिए। हम पाते हैं कि स्याही जल में किसी डाई के मिश्रण से पृथक हो जाती है। इस प्रकार हम वाष्पीकरण की विधि द्वारा अस्थिर घटक विलायक को स्थिर विलय से पृथक कर सकते हैं। अनुप्रयोग। किसी परख नली में कुछ दूध लीजिए। अपकेंद्रीय यंत्र से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित कीजिए। अपकेंद्रित करने के बाद आप क्या अवलोकन करेंगे? हम पाएंगे कि दूध जल से पृथक हो जाता है। परख नली में ऊपरी भाग दूध है और निचला भाग जल है। रक्त और मूत्र परीक्षणों के लिए नैदानिक प्रयोगशालाओं में उपयोग किया जाता है। क्रीम से मक्खन को पृथक करने के लिए डेयरी और घर में उपयोग किया जाता है। गीले वस्त्रों से जल को निचोड़ने के लिए कपड़े धोने की मशीनों में उपयोग किया जाता है। 2 अघुलनशील द्रवों के किसी मिश्रण को पृथक करना। आइए कीप का प्रयोग करके जल से मिट्टी के तेल को पृथक करने का प्रयास करें। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को पृथक्करण कीप में डालिए। इसे कुछ समय के लिए शांत खड़ा करें, जिससे तेल और जल की पृथक परतें बन जाएं। पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉक को खोलिए और जल की निचली परत को सावधानी पूर्वक निकालिए। तेल के स्टॉप कॉक तक पहुंचते ही पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉक को बंद कीजिए। अनुप्रयोग। तेल और जल के मिश्रण को पृथक करना। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में हल्का स्लैग धातुमल को इस विधि के द्वारा ऊपर से निकाला जाता है, जिससे भट्टी में पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। सिद्धांत यह है कि अघुलनशील द्रव उनके घनत्वों के आधार पर परतों में पृथक हो जाते हैं। उधर्वपातन। उधर्वपातन प्रक्रिया का उपयोग उधर्वपातीय अस्थिर घटक को अउधर्वपातीय अशुद्धता से पृथक करने के लिए किया जाता है। आइए क्रियाकलाप की सहायता से व्याख्या करें। चीनी के पात्र में अमोनियम क्लोराइड और लवण का मिश्रण लीजिए। औंधी कीप को इस पर रखिए। कीप के धागे को खोलिए। सामग्री को बंसन कीप के ऊपर गर्म कीजिए और सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। हम अवलोकन करते हैं कि अमोनियम क्लोराइड की वाष्प बन जाती है और कीप के पार्श्व पर जमा हो जाती है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड एक उधर्वपातन पदार्थ है। लवण चीनी के पात्र में एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसे मिश्रण को जिनमें उधर्वपातीय अस्थिर घटक हो, उसे अउधर्वपातीय अशुद्धता से पृथक करने के लिए उधर्वपातन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठोस के कुछ उदाहरण
जिनका उधर्वपातन होता है, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन है। रासायनिक परिवर्तन। आइए रासायनिक परिवर्तन को एक गतिविधि द्वारा समझते हैं। एक बीकर में भरे पानी में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट मिलाइए। अब इसमें कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। अब इसमें कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। इस प्रकार नीले रंग का विलयन बन जाता है। अब इस विलयन में एक शेविंग ब्लेड डाल दीजिए। आधा घंटा इंतजार कीजिए एवं विलयन का रंग देखिए। रंग में परिवर्तन होने लगता है। रंग में यह परिवर्तन कॉपर सल्फेट एवं लोहे के मध्य होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के कारण हुआ है। विलयन का रंग नीले से हरा आयरन सल्फेट बनने के कारण हुआ है, जो कि एक नया पदार्थ है। ब्लेड पर भूरे रंग का जमाव कॉपर का है, जो एक अन्य नया पदार्थ है। इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन नीला लोहा बनाता है आयरन सल्फेट विलयन हरा कॉपर भूरा जमाव। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं।